ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं आरबीआई की डिजिटल करेंसी की, आरबीआई की डिजिटल करेंसी की, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। भले पायलट प्रोजेक्ट है, इससे पहले 1 महीने का पायलट चला होलसेल मार्केट के लिए, और अब आज से शुरू हो गया रिटेल मार्केट के लिए। तो आज नहीं तो कल ये हकीकत बनेगा सबके लिए, जब खुलेगा तब। तो इसी पर हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तस्वीर को किस तरीके से बदलेगा, हमारे आपके फायदे और नुकसान के पॉइंट्स इसमें क्या हैं। मिश्रा जी, ये अब तक की बातचीत आपने सुन ली, जो बात आपने शुरू में कही थी, क्या पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम हमारा है, और जब फाइनेंशियल सिस्टम चेंज होगा तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे कि जो रुपए के तमाम गुण हैं, अब उसमें सॉवरेनिटी है, एक्सचेंज है, वैल्यू है, वो तमाम चीज़ें लेके वो जो टोकन है वो दौड़ेगा बाजार में, और एक बड़ा पेच इसमें प्राइवेसी वाला है। तो क्या सारे फाइनेंशियल रूल्स एंड लॉज भी नए तरीके से लिखे जाएंगे, क्या होगा? देखिए, जो अभी सेंट्रल बैंक एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, मॉनेटरी लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है, टैक्स से लेके प्राइवेसी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे लॉज को आपको फिर से दोबारा रिविजिट करना पड़ेगा, और इवन फेमा भी इसमें अफेक्ट होगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ा चीज है इंटरनेशनली एएमएल और सीएफटी। जब तक सबको यह जानना जरूरी है कि जो ई रूपी अभी आया हुआ जो डिजिटल करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री का ट्रांसफर। सबसे बड़ा मार्केट है ये। और अगर हम सिर्फ कर लें कि भाई हमारे पास हमारे कंट्री के अंदर ही ये चलेगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में भी ये बहुत ज्यादा आगे जाके यूज होने वाला है। तो ये सारे लॉ फिर से रीराइट करने में बहुत सारे मॉडिफिकेशन उसमें करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अडॉप्शन का भी बहुत बड़ा इशू है। और अगर हम यूपीआई के साथ इसको तुलना करते हैं, कैश के साथ हम बोल रहे चलिए एक सब्स्टिट्यूट है, ये भी यूज होगा, वॉलेट बंदे रखे, लेकिन सच तो यही है, अगर डिजिटल करेंसी को लाना है, लॉ में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, और इसके ऊपर कोर्ट भी बहुत लोग जाएंगे, इंडिविजुअल भी कोर्ट जाएंगे, क्योंकि प्राइवेसी सिर्फ एक कंसर्न नहीं है, बहुत सारे कंसर्न उसमें आएंगे, लीगल इश्यूज आएंगे। उसके बाद और एक चीज है कि मैं क्यों डिजिटल वॉलेट, क्यों वॉलेट जाके यूज करूं, क्यों टोकन यूज करूं, क्या इंसेंटिव है मेरे लिए जी। मैं कैश, कोई इंसेंटिव नहीं। अगर इंसेंटिव को सही से देखा जाए, इसमें तो उसको ज्यादा डर है प्राइवेसी का। और दूसरी बात, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, जो कैश होल्डर्स हैं, जो ब्लैक मनी है, उसको किस तरीके से लाया जाए मेन स्ट्रीम में। अगर ये हम टारगेट रखें तो शायद बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडिया को होगा। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अभी देखिए हवाला ट्रांजैक्शन का आप देखिए अमाउंट, डेली अमाउंट, ये ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ भी हो, लेकिन है। अगर वो ट्रांजैक्शन जी यही डिजिटल रूपी के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर हो, तो कितना बड़ा बात कह रहे हैं। रद्दो बदल तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसके दोनों पहलू रहेंगे। लेकिन एक टेक्निकल बात भी है, और जो मिश्रा साहब कह रहे हैं कानूनी बात भी है। तो ये थोड़ा सा एक बार अर्जुन से डिस्कस करते हैं। अर्जुन, ये बताइए कि ये जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, इसको जब क्रिप्टो में आपने इस्तेमाल किया, या तमाम जो जहां भी इस्तेमाल किया था, एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट इसके पक्ष में ये होता है कि ये ओपन सोर्स है। जैसे क्रिप्टो में ओपन सोर्स है, लेकिन यहां तो ओपन सोर्स होगा नहीं। तो जो कंसर्न प्राइवेसी को लेकर है, दूसरा कंसर्न भी तो उसको हो सकता है, क्योंकि ठीक है सरकार है, लेकिन सरकार भी तो भाई राजनीतिक लोग चलाते हैं, सरकार में भी तो तमाम चीजें हो सकती हैं। तो जो क्रिप्टो में जैसे ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते थे, अब इसमें ऐसा तो कुछ तो होगा नहीं। तो ये भी क्या इसका एक एस्पेक्ट है जिसको देखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए? एक्चुअली नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो उसका क्यों क्रिप्टो करेंसी है, 3 स्ट्रेंजर्स है, आपको मेरे को पता नहीं, इसको मेरे को पता नहीं, लेकिन हम दोनों ट्रांजैक्शन करना है, और इसको वैलिडेट कौन करेगा, और आदमी किस, हम दोनों नहीं जानते हैं, ठीक है।
उस टाइम ये जो वैलिडेशन, ये सारी चीज ओपन सोर्स होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मेरे को चीटिंग नहीं करना है, उसको भी चीटिंग नहीं करना है, जो वैलिडेट करना है वो भी चीटिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पूरा राइट्स है, जितना नोट छापना है वो छाप सकते हैं, ठीक है। तो वो बोल सकते हैं कि 500 रुपीज नॉट वैलिड है, 1000 रुपीज नॉट वैलिड है। सो जब उनके पास पूरे कंट्रोल है, वैलिडेशन भी सिर्फ बैंक आरबीआई करेगा, नहीं तो 3-4 बैंक को वो पावर दे देंगे, एसबी, एचडीएफसी बैंक। तो इसमें कोई अभी बैंक में भी हम जो भी कर रहे हैं उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर साइबर क्राइम या ईडी किसी बैंक से रिपोर्ट पूछते हैं तो सारी डिटेल मिल जाता है। जी जी, ठीक है, थैंक्स। आपका आपने पॉइंट क्लियर किया अर्जुन। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी ट्रायल है, बेसिकली शुरुआत भी नहीं है, ट्रायल है। 1 महीने होलसेल में हुआ, अभी कुछ दिन और रिटेल में होगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होगी। ये तो निश्चित है कि इसको एक बार ही नहीं किया जा सकता, मतलब इसमें ये बहुत मेमोस टास्क भी है। लेकिन इसको सरकार समझाएगी, समझाएगी, लोगों को भी, हमें आपको भी समझना है, यही हमारा भी प्रयास था। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।